ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन बोर्ड में लिखा हुआ है, अ स्टीरियो आइसोमर दैट डिफर्स इन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एंड डिफर्स इन ओरिएंटेशन अराउंड अ बॉन्ड वेयर रोटेशन इज हिंडर्ड। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले तो यह है कि ये एक स्टीरियो आइसोमर है, स्ट्रक्चरल नहीं है, स्टीरियो है, यानी कि स्ट्रक्चर वाइज सेम रहेगा, नेमिंग वाइज सेम रहेगा, ठीक है। ओरिएंटेशन वाइज डिफर करेगा बिकॉज स्टीरियो है। तो उसमें किस चीज में डिफर करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर? तो पहला डिफरेंस इसमें है, इट डिफर्स इन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब कोई दो एटम को आप उठाए, उसके बीच में डिस्टेंस का चेंज कर गया। दूसरा क्या है? इट डिफर्स इन ओरिएंटेशन। ऑब्वियसली स्टीरियो है तो ओरिएंटेशन में डिफर करेगा। तो किसके ओरिएंटेशन में डिफर करेगा? ओरिएंटेशन अराउंड अ बॉन्ड वेयर रोटेशन इज हिंडर्ड। याद करो, कॉन्फॉर्मर में कॉन्फॉर्मर्स डिफर इन ओरिएंटेशन अराउंड अ बॉन्ड वेयर रोटेशन इज नॉट हिंडर्ड। जो बाबू सिग्मा बॉन्ड होता है ना, उसमें रोटेशन हिंडर्ड नहीं होता है, मतलब रोटेशन के दौरान बॉन्ड नहीं टूटता है, उसको बोलते हैं रोटेशन इज नॉट हिंडर्ड। रोटेशन इज हिंडर्ड का मतलब रोटेशन करने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड बोल रहा है कि हम रोटेशन नहीं करने देंगे। क्लियर हुआ क्या बोले? हम लोग का कोई भी चीज हिंडर्ड होने का मतलब क्या होता है? जैसे एक बेसिक सा चीज है, अगर मान लो ये वाला हम हाथ लें और इसको हम पूरा घुमाना चाहें तो पूरा घूम जाएगा। मेरा हाथ अभी घूम गया, ठीक है। लेकिन मान लो किसी आदमी का कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका फ्रैक्चर हुआ और कुछ उसको आयरन का लग गया अंदर में, ठीक है। तो वो आप देखेंगे यहां तक लेके गया, अब इसके बाद उसका पीछे नहीं जा रहा है, बिकॉज वो जो आयरन का पार्ट उसमें लगा हुआ है ना बोन में, वो उसके रोटेशन वो क्या कर दिया? हिंडर्ड। कि भाई हमको हटाओगे तभी घूम सकेगा हाथ, मेरे रहते हुए तो नहीं घूम पाएगा। ये क्लियर हुआ? तो वैसे ही अगर मान लो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हम लोग कल बात किए थे कैसे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या बोल रहा है कि हम ये वाला बॉन्ड को घूमने नहीं देंगे। दिस इज नॉट गॉट घूमना। घूमना किसको बोलते हैं? इसको। तो ये पाई बॉन्ड क्या बोल रहा है कि हम बॉन्ड को घूमने नहीं देंगे। तो पाई बॉन्ड क्या बोल रहा है कि हम हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। पाई बॉन्ड इज द हिंड्रेंस जिसके वजह से बॉन्ड नहीं घूमेगा। क्लियर हुआ? तो हम अगर यहां बोल रहे हैं अ बॉन्ड वेयर रोटेशन इज हिंडर्ड, तो यहां पे एक एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि सर पाई बॉन्ड का बात हो रहा है, पाई बॉन्ड अल्कीन का बात हो रहा है। अगर पाई बॉन्ड कहीं पर रहेगा तो वहां पे बॉन्ड रोटेशन हिंडर्ड होगा। अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड जो हम लोग कॉन्फॉर्म में पढ़े, तो बॉन्ड रोटेशन हिंडर्ड नहीं होता, ठीक है। एक पाई बॉन्ड हो गया, बॉन्ड रोटेशन हिंडर्ड है। दूसरा होता है रिंग। रिंग का सिग्मा बॉन्ड, देखना है इसको। कोई बोलेगा सर सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हिंडर्ड होता है क्या? तो यहां पे एक स्पेसिफाई करने वाला बात है, अगर कंपाउंड ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक समझ गए, साइक्लिक नहीं है, खुला हुआ है, तो उसका जितना भी सिग्मा बॉन्ड है वो बॉन्ड रोटेशन को हिंडर नहीं करता है। बोले घुमाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड भी बॉन्ड रोटेशन को हिंडर कर सकता है इफ द सिग्मा बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ रिंग। सोच के देखो, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ये एक रिंग है। क्या आप ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड को घुमा सकते हैं? वो अगर मान लो ऐसा होता कि ये पार्ट नहीं होता, ऐसा होता। अब अगर आपको हम बोलते कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या आप घुमा सकते हैं, तो आप बोलते हैं हां सर घुमा सकते हैं। घुमा दीजिए ना इसको, एक को वैसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे को घुमा दीजिए, कैसा फोटो बन जाएगा ऐसा करोगे तो? बोलिए, है ना? घुमा दिए ना इसको, हम इसको ऐसे घुमा दिए तो ये वाला ऐसे ही रह गया, ये वाला नीचे हो गया। लेकिन अगर इसमें हम ऐसे रिंग बना दें तो अब क्या ये वाला बॉन्ड को आप घुमा सकते हैं? कैसे घुमाओगे? ये तो ऊपर से भी ज्वाइंट है। घुमाने का मतलब होता है कि ये वाला बॉन्ड को यहीं रखते हुए ये बॉन्ड को नीचे कर दो। ये कैसे पॉसिबल है बिना बॉन्ड तोड़े? पॉसिबल है क्या? नहीं। सो दिस सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो एन हिंड्रेंस फॉर बॉन्ड रोटेशन। तो बॉन्ड रोटेशन में कौन कौन सा बॉन्ड एज ए हिंड्रेंस काम कर रहा है? क्लियर करो। पहला क्या है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगर रहेगा तो वो बॉन्ड रोटेशन में अलाउ नहीं करेगा। और दूसरा सिग्मा बॉन्ड भी बॉन्ड रोटेशन में अलाउ नहीं करेगा इफ दैट सिग्मा बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ रिंग। तो हम लोग शुरू करते हैं पाई बॉन्ड से, ठीक है। पाई बॉन्ड का सारा केस देखेंगे, फिर हम लोग जाएंगे रिंग वाले केस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। भाई पाई बॉन्ड का बात हो रहा है तो सबसे बेसिक कंपाउंड कौन है? अल्कीन्स, ठीक है। देखो कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ये वाला क्वेश्चन फेवरेट होता है एग्जाम में।
चार ऑप्शन दे देगा आपको अल्कीन का, या तो फोटो बना करके दे देगा, या कंडेंस्ड फॉर्मूला दे देगा, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा कंडेंस्ड फॉर्मूला समझते हैं किसको बोलते हैं? जैसे मान लो ऐसा है कोई एक अल्कीन, CH3 कार्बन, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और यहां पे CH3, ये उसका हो गया प्रॉपर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, प्रॉपर स्ट्रक्चर। इसी का कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर बनाने के लिए कोई बोलेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? CH3 2C डबल बॉन्ड C CH3 2। आया समझ में? ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, पहले ये बात कर लेते हैं हम लोग, ध्यान देना। ऐसे C डबल बॉन्ड C एक अल्कीन है, यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है A, यहां पे एक ग्रुप लगा हुआ है B, यहां पे एक ग्रुप है मान लीजिए P, और यहां पे एक ग्रुप है Q। फॉर दिस अल्कीन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देयर शुड बी टू कंडीशंस। पहला कंडीशन, P एंड Q शुड बी डिफरेंट। ये जो P और Q है, मतलब ये अल्कीन का एक कार्बन P और Q दोनों अलग अलग होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन इस पे भी, A एंड B शुड बी डिफरेंट। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तभी ये वाला अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। अगर ऐसा हो गया कि सर P और Q तो अलग अलग है लेकिन A और B सेम है, तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। अगर कोई एक भी पेयर सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। क्लियर है? और आप अगर सोचोगे सर P और A में कोई रिलेशन या P और B में, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशन किस पे होगा? द टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम विच इज अ पार्ट ऑफ अल्कीन। अल्कीन का दो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों अल्कीन कार्बन है, तो अपना अपना देखना है। ये वाला कार्बन अपना दो ग्रुप देखेगा और ये वाला कार्बन अपना दो ग्रुप देखेगा, और उसमें डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ये वाला जो अल्कीन हम लोग बनाए यहां पे, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, नहीं ना, इधर तो पूरा ही सेम हो गया, तो ये नहीं शो करेगा। मान लीजिए ऐसा रहता, देखो तो C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पे H, और यहां पे H, यहां पे H, ये शो करेगा क्या? नहीं, बिकॉज यहां पे क्या हुआ, फिर से यहां पे दोनों ग्रुप सेम हो गया। दोनों जगह पे अंतर होना जरूरी है। अगर मान लीजिए यहां पे हम लोग ऐसा करें, C डबल बॉन्ड C, फिर यहां पर CH3, यहां पर CH3, अब हार्डली मैटर्स कि यहां पे और यहां पे कौन सा ग्रुप है। मान लो यहां पे हम लिख दिए OH ग्रुप है और इस जगह पे लिख दिए PH ग्रुप है, तो यहां तो बहुत बढ़िया से अंतर हो रहा है, बट यहां पे सेम होने के वजह से ये नहीं शो करेगा। शो करने वाला कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सबसे छोटा अल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, CH3H, और यहां पर लिख दिए CH3H। अब ये मेरे को दिख रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सोच के देखो, क्या इससे छोटा अल्कीन, क्या इससे कम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला अल्कीन, इससे कम कार्बन वाला अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? सिर्फ अल्कीन का बात कर रहे हैं, CnH2n का। ब्यूटीन सबसे छोटा अल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरीके से सवाल एग्जाम में पुट कर सकता है। तो ये सबसे छोटा अल्कीन है ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसमें आप देखो ये दोनों ग्रुप अलग अलग, ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, एलिजिबल हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस फॉर्म, क्योंकि लाइक ग्रुप्स अगर एक साइड रहेगा तो सिस फॉर्म। और इसी का दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर C डबल बॉन्ड C, किसी एक को ऐसे ही छोड़ दो और दूसरे वाले को पलट दो। ठीक है, क्या बन गया ये वाला? ट्रांसफॉर्म। अगला एक अल्कीन की तरफ जाते हैं, 2 पेंटीन की तरफ। तो 2 पेंटीन का अगर हम फोटो बनाएं, C डबल बॉन्ड C, तो एक तरफ तो बाबू CH3 और H परफेक्ट है, बट दूसरे तरफ 2 पेंटीन वाले में तो यहां पे C2H5 और H हो जाएगा। बोलो, तो कम से कम एक ग्रुप तो ऐसा है ना बाबू जो सेम है, एक ग्रुप तो है जो सेम है और वो सेम साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? अगेन सिस फॉर्म। और इसका ट्रांसफॉर्म में हम लोग बता देंगे। ट्रांसफॉर्म करने में क्या करना है, एक तरफ जो था वहीं रहने दो C2H5 और H, और दूसरे तरफ पलट दो H एंड CH3, तो ये वाला हो गया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, मान लो एक अल्कीन ऐसा बना दे हम, C डबल बॉन्ड C, यहां पर हम लिख दे CH3 एंड H, और इस तरफ हम लिख दें CH2 CH3, ऐसा लिख दें, और यहां पे ऐसे लिख दें CH CH3 CH3। ठीक है,
खाली ये अल्कीन को देख करके कंडीशन को देखो कि क्या ये वाला अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एलिजिबल है ना एलिजिबल। अब वो एलिजिबिलिटी चेक करने में क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम तो करना है कि ये वाला कार्बन पे जो दो ग्रुप लगा हुआ है उन दोनों ग्रुप को देखो कि सेम है कि डिफरेंट, और ये वाले कार्बन पे जो दो ग्रुप लगा हुआ है उन दोनों ग्रुप को देखो सेम है कि डिफरेंट। तो यहां मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और यहां पे दिख रहा है दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना। अगर दोनों तरफ डिफरेंट मिल गया आपको तो मतलब कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये तो सब लोग क्लियर है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बोलो पक्का। लेकिन इसमें नाम तो सिस ट्रांस कैसे लिखे, अब हम फंस गया बाबू। सिस ट्रांस लिखने के लिए कोई एक तो चीज मिलना चाहिए जो दोनों साइड सेम हो, कि वो एक तरफ है कि वो डिफरेंट साइड आपको पता भी चले। जैसे इस केस में तो हमको दोनों मिल गया था, यहां पे H और H सेम साइड। सिमिलरली इसी केस में अगर आप CH3 को भी घेरो तो CH3 और CH3 सेम साइड में, तो ये सिस हो गया। इस केस में ये वाला ग्रुप भले ही अलग है लेकिन H तो कम से कम एक मिल गया हम लोग को सिस और ट्रांस के हिसाब से, कि सेम साइड है तो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। इस केस में तो कुछ भी सेम नहीं है, यहां इथाइल और प्रोपाइल है, यहां पे मिथाइल और हाइड्रोजन है। तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि सिस है कि ट्रांस। तो इसको डिसाइड करने के लिए पहले एक रूल होता है CIP रूल। CIP रूल इसका फुल फॉर्म है कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। बहुत सिंपल सा रूल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना दिमाग में। कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। इस रूल के अनुसार आप क्या करते हैं ना, जो दो ग्रुप आपको यहां दिख रहा है ना उन दोनों में किसी एक को आप प्रायोरिटी देते हैं। किसको प्रायोरिटी देते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है। जैसे इस केस में कार्बन और यहां पे अटैच दो एटम है, यहां पे कार्बन यहां पे हाइड्रोजन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन, तो इसको प्रायोरिटी दे दिए, घेर लिए। समझ में आया? यहां पे देखो इस कार्बन में जो दो ग्रुप लगा हुआ है, दो एटम लगा हुआ है, पहला तो कार्बन है, कार्बन कार्बन, बोलो टाई हो गया। तो अगले एटम की तरफ जाए तो अगला एटम यहां पे कौन सा है? फिर से कार्बन। इसमें अगला एटम कौन सा है? कार्बन। टाई हो गया, बोलो। तो उस एटम में वापस आ जाओ, पहला वाला एटम में आ गए। फिर उस पे कार्बन तो आप कंज्यूम कर चुके हैं, इस पे अगला एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। लेकिन इस कार्बन में अगला वाला एटम कौन सा है? कार्बन। तो ये जीत गया। रूल क्लियर हुआ क्या? रूल क्लियर हुआ? कैसा रूल है कि भाई पहला वाला एटम का एटॉमिक नंबर देख लो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको आप प्रायोरिटी दे दो फर्स्ट एटम में। अगर फर्स्ट एटम पे टाई हो जाता है तो सेकंड एटम चेक करो, अगर वहां पे डिसाइड हो जाता तो काम खत्म। अगर सेकंड एटम भी टाई हो गया, यहां पे देखो कार्बन कार्बन, पहला एटम टाई हो गया, फिर सेकंड एटम भी कार्बन, सेकंड एटम टाई हो गया, तो क्या करो और आगे नहीं बढ़ना है हम लोग को, फिर पहला वाला एटम पे वापस आ जाओ और उससे अटैच दूसरे वाले एटम को चेक करो कि एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है, ठीक है। कहीं जहां पर भी एक जगह डिफरेंस दिखेगा वहां पे आप उसको अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, बोलो। तो इस केस में प्रायोरिटी ऑर्डर CH3 को मिला, इस केस में प्रायोरिटी ऑर्डर नीचे वाला ग्रुप को मिला। ऐसे करके हम लोग दो चार अभी एग्जांपल देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर का, बट प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो जाएगा एटॉमिक नंबर से। एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो गया, इसी रूल का नाम है CIP रूल। बोलता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने का क्या नियम है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने का नियम क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। अभी हम एग्जांपल और दिखाएंगे आप लोग को कि भाई पहला आइटम सेम होगा, दूसरा आइटम सेम होगा, तो कैसे बढ़ते हैं हम लोग। अगर उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो एक चीज हुआ है वो हायर प्रायोरिटी वाला सेम साइड आ जाता है, हायर प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, तो इसको बोलते हैं हम लोग Z फॉर्म। नाम याद रखना है, सिस ट्रांस नहीं, यहां पे नाम क्या है? E फॉर्म नाम होता है और Z फॉर्म नाम होता है। तो अगर हायर प्रायोरिटी वाला सेम साइड में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Z फॉर्म। और अगर हायर प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड में आ गया तो उसको बोलेंगे E फॉर्म। हायर प्रायोरिटी वाला सेम साइड में Z फॉर्म, हायर प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड में E फॉर्म। तो ये वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये किस फॉर्म में? ये E फॉर्म में। हम इसको कैसे याद रखते हैं? अब तो खैर याद हो गया है, बट एज ए स्टूडेंट कैसे याद रखते थे? तो E और Z होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा, एक E होता है एक Z। हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि अपोजिट साइड का मतलब
कि वो एनिमी है। अगर अपोजिट साइड में है, एक दूसरे से दूर है, मतलब कि वो दुश्मन है, एनिमी है। और एनिमी का ई से हम याद कर लेते थे। बाकी जिसको जैसा निमोनिक्स से ठीक लगे अपना याद करने का, हम तो ऐसे याद किए हुए थे कि अपोजिट साइड का मतलब बोथ द ग्रुप्स आर एनिमी, और एनिमी एक दूसरे से दूर रहेगा, और एनिमी का ई से ई फॉर्म हो गया। जब एक याद हो गया तो अपने आप दूसरा वाला जेड फॉर्म में याद हो गया। क्लियर है? तो ये वाला ई फॉर्म है, इसका जेड फॉर्म बना सकते हैं हम लोग, सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर इसको एक साइड तो सेम ही रख लो, CH2 CH3, यहां पर CH CH3 CH3, और यहां पे उल्टा कर दो H और CH3। तो ये वाला किस फॉर्म में हो जाएगा? Z फॉर्म। Z फॉर्म। मान लो ऐसा रहता कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और इस तरफ हम लिखते, बढ़िया समझना, CH2OH, ठीक है, और इस तरफ लिख देते हैं OH। एक हो गया। फिर यहां देखिए, यहां पे लिखते CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे लिखते CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और सवाल ये है कि भाई ये ई फॉर्म है कि जेड फॉर्म है। ठीक है, CIP रूल के अनुसार देखा जाए तो इसमें देख रहे हैं, देखो पहले इसको देखो। आप अगर पता है ओवरऑल का बात करते हैं ना कि कौन बड़ा है, किसका ओवरऑल एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो आप लोग देखिए ओवरऑल बड़ा ग्रुप है। लेकिन ध्यान से देखिए, प्रायोरिटी में ये जीतेगा। ये दिखा क्या? बिकॉज फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर देखना है। तो पहला एटम इसमें कौन है? ऑक्सीजन। इसमें पहला एटम कौन है? कार्बन। तो ये जीत गया नीचे वाला। डन। पहला टाई होता ना, आगे जाते। ठीक है, इसको देखो, पहला एटम कौन है? इससे पहला एटम टाई हो गया। इसमें दूसरा एटम कौन है? कार्बन। जब दूसरा एटम के तरफ आप जा रहे हैं ना बाबू, तो आप बॉन्ड को लेते हुए जाओ कि भाई ये वाला बॉन्ड के अनुसार ये कार्बन पे चलेगा, और इसमें दूसरा एटम जा रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन पे चलेगा। यहां तक डन। फिर टाई हो गया। वापस आओ इस कार्बन पे, पहला वाला पे। अभी इसका डबल बॉन्ड था ना, एक ही बॉन्ड कंज्यूम हुआ है, अभी एक बॉन्ड और बाकी है। तो इस पे हम बोलेंगे वापस आने के बाद फिर आप इस बॉन्ड को लेते हुए किसके पास जाओगे? कार्बन। लेकिन इसका तो ये वाला बॉन्ड कंज्यूम हो गया, तो इसको कहां जाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। तो ये जीत गया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर देखो, डिसाइड करो, टाई हो जाए। सेकंड एटम का एटॉमिक नंबर देखो, डिसाइड करो, टाई हो जाए। वापस फर्स्ट एटम पे आकर के जो बचा हुआ एटम है उसकी तरफ जाकर के चेक करो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है कहीं पर, तो वहां उस डबल बॉन्ड में आप 2 बार जा सकते हैं। डबल बॉन्ड में आप 2 बार जा सकते हैं। ये दिखा ना आप लोग को? जैसे मान लीजिए, इसका अभी लिखेंगे आंसर, ऐसा होता C डबल बॉन्ड C, यहां पे लिखते हम C डबल बॉन्ड O, और यहां H। ठीक है, और इस जगह पे हम लिखते कार्बन और CH2OH। ऐसा हो गया। फिर ये वाले में CH2Cl लिख देते, और ये वाले में लिखते CH2Cl। ठीक है, अब इस पे मेरे को डिसाइड करना है प्रायोरिटी। पहले इसको देखो, कार्बन और कार्बन टाई हो गया। अगला एटम ऑक्सीजन, अगला एटम ऑक्सीजन, टाई हो गया। फिर वापस इस पे आ गया हम कार्बन पे। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम चेंज कर लेते हैं कि ऐसा रहता, मान लो देखिए ये O है, और इस O पे लगा हुआ रहता, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लगा देते Br। समझो? तो ये वाला ऑक्सीजन यहां पे देखने के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये O देखने के बाद Br पे नहीं जाना है, आपको वापस पहला एटम पे आना है। मतलब वो Br का कोई रोल ही नहीं है। ये क्लियर हुआ कि आपको आगे नहीं बढ़ते आना है कि पहला आइटम चेक कर लिए, नहीं हुआ, अगला आइटम चेक किए, नहीं हुआ, फिर आगे बढ़, गलत हो गया। क्या करना है? पहला आइटम चेक कर दिए, नहीं हुआ, सेकंड आइटम चेक किया, नहीं हुआ, वापस पे आ जाओ। इसका बचा हुआ चीजों पे चेक करो, पहले सारा बॉन्ड कंज्यूम करो। तो इसका एक बॉन्ड पे O आ गया, यहां भी आ गया। फिर वापस जब यहां पे आप आए तो इसका अगला वाला बॉन्ड पे तो H आया, और इसका अगला वाला बॉन्ड में फिर से O आया, तो ये जीत गया। जीता। इस केस में हमको लग रहा है ये जीतेगा। बोलो तो, दिख रहा है क्या? पहले कार्बन कार्बन टाई हो गया, नीचे वाले में सेकेंड एटम क्लोरीन है, ऊपर वाले में सेकेंड एटम भी कार्बन है, तो नीचे वाला जीत गया। ठीक है, तो दोनों ही मेरे को दिख रहा है। ये भी कौन सा फॉर्म में है? ई फॉर्म। एनिमी है ना दोनों, और ये भी कौन सा फॉर्म है? ई फॉर्म।
तो इसका अगर आप लोगों को Z फॉर्म बनाने के लिए बोला जाए तो कंफर्टेबली बना लेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3, ये एक अल्कीन है। ध्यान दो, अब इस अल्कीन में अगर आपको बोला जाए कि क्या ये अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो खाली ये सब देख करके हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये वाला डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए एलिजिबल है और ये वाला डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए एलिजिबल है। ये आप लोग को दिख रहा है क्या? क्योंकि ग्रुप्स देखो ना, जैसे ये वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन पे जो दो ग्रुप लगा हुआ है कौन कौन है? एक CH3 और एक H, अलग अलग है। फिर ये वाला जो कार्बन है इसमें भी जो दो ग्रुप लगा हुआ है कौन कौन सा ग्रुप बाबू? एक H और एक ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप, अलग अलग है। तो ये वाला डबल बॉन्ड एलिजिबल हो गया। सिमिलरली इस डबल बॉन्ड को देखो, इस कार्बन के पास एक है H और एक ये बड़ा वाला ग्रुप है, अलग अलग हो गया। और इस कार्बन पे एक है H और एक है CH3, अलग अलग हो गया। तो ऐसे देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों डबल बॉन्ड सिस ट्रांस के लिए एलिजिबल है। बोलो, लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड में एक चीज आप लोग को और दिख रहा होगा, दैट दे आर आइडेंटिकल डबल बॉन्ड्स, बोथ आर आइडेंटिकल, ये दिख रहा है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब इस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे जो भी ग्रुप्स लगा हुआ है इसमें भी वही सारा ग्रुप्स लगा हुआ होगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। दो डबल बॉन्ड है और दोनों आइडेंटिकल है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, जैसे अगर मान लो कि ऐसा एक अल्कीन दे दिया रहता आपको, ऐसा कोई भी अल्कीन दे दिया था, 2 ब्यूटेन दिया हुआ रहता और आपसे पूछता बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, तो आप बोलते दो, एक सिस एक ट्रांस। बोलो, 2 पेंटीन देता, बोलता ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, क्या बोलते? दो, एक सिस एक ट्रांस। अगर ये वाला एक कंपाउंड आपको दे देता, इसमें से कोई मान लो कि ये वाला एक कंपाउंड देता और इसमें आपको बोलता है इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2 प्रोपीन दिख रहा है, सॉरी 1 प्रोपीन। प्रोपीन तो 1 ही प्रोपीन होता बाय डिफॉल्ट। तो प्रोपीन अगर आपको दे देता और आपको बोलता कि बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, तो आंसर क्या होता? 0। एक तो हो ही नहीं सकता आइसोमर, 0। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा उसमें 0। एक अल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, है ना। इसमें भी अगर कुछ पूछोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना रहेगा? 2। लेकिन इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, 2 डबल बॉन्ड एलिजिबल है, तो इसका आंसर होगा बाबू 3। अगर दोनों आइडेंटिकल डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा 3। अभी बना के भी आप लोगों को दिखाएंगे, बट कौन कौन 3 होगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला डबल बॉन्ड सिस हो और ये वाला डबल बॉन्ड भी सिस हो। बोलो, एक पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड ट्रांस हो और राइट वाला डबल बॉन्ड भी ट्रांस हो। बोलो, और क्या हो सकता है कि लेफ्ट वाला जो है वो सिस हो और राइट वाला ट्रांस हो। तो कोई ये भी बोल सकता है सर लेफ्ट वाला को ट्रांस और राइट वाले को सिस कर दो, लेकिन क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्ड आइडेंटिकल है तो सिस ट्रांस इंटर कन्वर्टेबल है। बोलो, आप लेफ्ट वाला सिस राइट वाला ट्रांस करो या लेफ्ट वाला ट्रांस राइट वाला सिस करो, वो दोनों सेम कंपाउंड बनेगा, बिकॉज बोथ डबल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना बना? 3। अभी तीनों का फोटो बनाते हैं। देखिए, लेफ्ट वाला कार्बन है C डबल बॉन्ड C, ये वाला कार्बन है, CH3 और H है इसमें, ध्यान देना। तो यहां पे हम लिख दिए H और यहां पर CH3, सही है। अब ये वाले कार्बन पे एक H है और एक बड़ा वाला ग्रुप है, तो इसका H को ऐसे लिख दिए सो दैट कि दोनों सिस हो जाए, और फिर नीचे जाएगा ये वाला कार्बन। बोलो, ये वाला कार्बन सही जा रहा है। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है बगल वाले कार्बन से, इसका इस कार्बन पे एक H और ये कोना वाला कार्बन में एक H और एक CH3, तो यहां पे H और यहां पर CH3। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हम बनाए। ध्यान से देखिए, लेफ्ट वाला कार्बन में दोनों H सेम साइड में है, तो ये वाला सिस हुआ, और राइट वाले कार्बन में भी दोनों H सेम साइड है, तो ये भी सिस हुआ। तो ये कौन सा फॉर्म बना? सिस, और ये भी सिस। ठीक, अब अगर आपको बनाना है दोनों ट्रांस, बना लोगे क्या? दोनों ट्रांस में क्या करना होगा आपको? इसको भी पलट दो और इसको भी पलट दो, तो दोनों ट्रांस बन जाएगा। बोलिए, देखो C डबल बॉन्ड C, ये लेफ्ट वाले को दोनों को पलट दो, CH3 और यहां H, ये वाला सेम रखेंगे H, और नीचे C डबल बॉन्ड C,
इस बार भी यहां पे तो H रहेगा, इसको पलट दो, यहां ऊपर में H और नीचे में आ जाएगा CH3। देखिए ट्रांस बन गया क्या? ये वाला H और H ट्रांस है, ये वाला H और ये वाला H ट्रांस है, तो ये कौन सा फॉर्म बना? ट्रांस, और ये भी ट्रांस। दो तो हो गया, तीसरा वाला ही बन जाएगा। तीसरा वाला क्या रहेगा? एक सिस और एक ट्रांस। बोलिए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला को वैसे ही छोड़ दो और खाली ये वाला को पलट दो, तो तीसरा वाला कैसा दिखेगा आप लोग को? C डबल बॉन्ड C, लेफ्ट वाले को वैसे ही छोड़ दो, H CH3। ठीक है, यहां पे H, यहां पे C डबल बॉन्ड C, यहां पे H, और इसको पलट दो खाली राइट वाले को, यहां पे H, यहां CH3। तो यहां पे H और H सेम साइड में सिस, और यहां पे H और H अपोजिट साइड में ट्रांस। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? सिस ट्रांस। अब ये वाला सिस हो, ये वाला ट्रांस हो, या उल्टा कर दो, ट्रांस सिस कर दो, बात बराबर है, बिकॉज दोनों सेम बनेगा, बिकॉज द अल्कीन इज सिमेट्रिकल। तो ये याद रखेगा कि दो अल्कीन है एंड बोथ आर आइडेंटिकल, सो द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा? 3। ठीक है, इसमें मान लीजिए अगर ऐसा रहता कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5, तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? पहले आप लोग को चेक करना पड़ेगा क्या दोनों डबल बॉन्ड एलिजिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देने के लिए। पहला कंडीशन ये है कि क्या दोनों डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देने के लिए एलिजिबल है। तो मेरे को लग रहा है कि एलिजिबल है, क्योंकि ये देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन में एक H एक CH3 अलग अलग लगा हुआ है, दिख तो रही है, यहां भी अलग अलग है, लेकिन इस बार ना ये दोनों डबल बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? बोथ आर नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल, तो बहुत लॉजिकली हम लोग को दिख रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 4। सबको दिखा? कैसे हो जाएगा? तो लेफ्ट वाला सिस और राइट वाला सिस एक केस, लेफ्ट वाला सिस और राइट वाला ट्रांस दूसरा केस, फिर लेफ्ट वाला ट्रांस और राइट वाला सिस तीसरा केस, और ये दोनों अलग है इस बार, और दोनों ट्रांस एक केस। आई गेस फोटो तो आप लोग बना लोगे, जब उधर वाला फोटो बना हुआ है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो गया? 4। क्लियर? तो दो डबल बॉन्ड रहेगा, दोनों सिमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल 3, और दो डबल बॉन्ड है, दोनों अनसिमेट्रिकल, तो कितना हो जाएगा? 4। नॉन आइडेंटिकल अगर है तो 4। यहां पे एक नियम आता है, इफ एन अल्कीन हैज एन non-identical डबल बॉन्ड्स जिसमें कि सारा का सारा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, कितना डबल बॉन्ड है? n, सब का सब नॉन आइडेंटिकल है और सब का सब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देने के लिए एलिजिबल है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ GI comes out to be 2 to the power n। साइक्लोअल्कीन मतलब कि अल्कीन है लेकिन वो साइक्लिकल फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, ये 6 मेंबर्ड रिंग और यहां पे एक डबल बॉन्ड, इस कंपाउंड को हम लोग साइक्लोहेक्सीन बोलते हैं। बोलिए, इस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोअल्कीन में क्या ये डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है? तो एक बार देखना है हम लोग को। ठीक है, ध्यान दो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पे एक एक H भी तो लगा हुआ है। ठीक है, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना बाबू, इसके अलोंग ये वाला जो फोटो है ये सिस फॉर्म है। सबको दिख रहा है क्या कि अभी जो फोटो है वो किस फॉर्म में? वो सिस फॉर्म में। कैसे? देखो, H और H सेम साइड में है, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं कि ये किस फॉर्म में? सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म। ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग। सिस फॉर्म एग्जिस्ट तभी करता है जब उसका कोई ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता हो। समझे? सिस अकेले सिस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिस का सिग्निफिकेंस तभी है जब उसका ट्रांस
एग्जिस्ट करता हो। इसका ट्रांस कैसे एग्जिस्ट करेगा सोचो। इसका ट्रांस एग्जिस्ट करने के लिए आपको एक ये वाला बॉन्ड को लेफ्ट साइड में रखते हुए राइट ये वाला नीचे वाला बॉन्ड को राइट करना पड़ेगा, तब ना ट्रांस होगा। क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं। कोई बोले क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? क्योंकि जैसे ही आप इसको ट्विस्ट करोगे ना, मतलब इसको इधर रखते हुए इसको इधर, भाई बॉन्ड तो है तो घूमेगा जरूर, बट उसमें एंगल स्ट्रेन आने लग जाएगा, खिंचाव। समझ में आया? एक को इधर रखते हुए अगर एक को ऐसे घुमाओगे आप तो उसमें क्या होगा? एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, इसलिए नहीं घूमेगा। दिस इज वाई साइक्लोहेक्सेन का कोई सिस ट्रांस आइसोमर नहीं होता है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। तो अगर ये वाला कंपाउंड दे करके आपको बोलेगा कि इसका नंबर ऑफ जीआई कितना है, तो आप क्या आंसर देंगे? 0। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नंबर ऑफ जीआई विल बी 0। ठीक है? तो कोई बोलेगा फिर जब जीआई इसमें है ही नहीं तो ये टॉपिक का क्या सिग्निफिकेंस है? जीआई इन साइक्लोएल्कीन। ऐसा नहीं है कि इसका नहीं तो किसी और का नहीं होता है, समझना। जैसे जैसे वो रिंग का साइज को बड़ा करते जाते हैं ना बाबू, उसका एंगल स्ट्रेन धीरे धीरे नलीफाई होता जाता है। ठीक है? जैसे मान लो 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग में अभी इस केस में ये वाले कार्बन को sp2 होने के लिए चाहिए 120, और क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है तो एंगल भी कितना है? 120। तो ये बोल रहा है हम तो नहीं घूमेंगे, क्योंकि हम अगर घूमेंगे तो मेरे में एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है? लेकिन मान लो आप रिंग साइज को बड़ा करने लग गए। ठीक है? जब बड़ा रिंग साइज में क्या होता है बताओ? हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार तो एंगल उतना ही होना चाहिए sp2 के हिसाब से 120, लेकिन रिंग साइज अगर बड़ा होगा तो उसका एक्चुअल एंगल ज्यादा होगा। बताइए, है ना? sp2 के अनुसार होना क्या चाहिए? 120, लेकिन क्योंकि रिंग साइज जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी तो बड़ा होता है। 3 मेंबर्ड रिंग में 60 डिग्री, 4 मेंबर्ड रिंग में 90 डिग्री, 5 मेंबर्ड रिंग जो बनेगा उसमें एंगल बढ़ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। बोलो 6 मेंबर्ड में 120 हो जाएगा। इस तरीके से करके तो एंगल्स जो है वो रिंग के साइज के साथ साथ इंक्रीज करता है। ठीक है? तो 6 मेंबर्ड से 7 मेंबर्ड किए, 7 मेंबर्ड से 8 किए, फिर 9 किए, फिर 10 किए, तो उसमें एंगल बढ़ने लग जाएगा। और एक पॉइंट पे वो बोलेगा कि भाई जितना एंगल चाहिए ना हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार उससे बहुत ज्यादा है, कर लो ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद भी मेरे में एंगल स्ट्रेन नहीं आएगा, बिकॉज ट्विस्ट करने से एंगल घटता है। तो मान लो चाहिए 120 और है 150, तो क्या बोलेगा? कर लो ट्विस्ट। थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे 20-25 डिग्री अगर घट भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, मेरे पास 20-25 डिग्री का स्पेस है, मार्जिन है मेरे पास। क्लियर? तो साइक्लोअल्कीन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये 6 मेंबर रिंग में नहीं करता है, एटलीस्ट 8 मेंबर होना चाहिए। ठीक है? कितना ज्योमेट्रिकल इन साइक्लोअल्कीन विल एग्जिस्ट फॉर मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग, फॉर मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग। 8 मेंबर्ड से कम अगर रहेगा रिंग साइज तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, बिकॉज यहां 6 में नहीं हो रहा है। 8 मेंबर्ड से चालू हो जाएगा। ठीक है? तो 8 मेंबर्ड का देखते हैं जल्दी से। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लोऑक्टीन। बोलो, खैर नाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है, ये अल्कीन है, कार्बन, इसका H और इसका H सेम साइड है, और ये वाला CH2 और ये वाला CH2 सेम साइड है, तो ये किस फॉर्म में हो गया? सिस, सेम साइड। तो बोलेंगे सर इसका ट्रांस एग्जिस्ट करता होगा तब ना आप सिस लिखे हैं, तो इसका ट्रांस देखो कैसा बनेगा, फोटो ध्यान देना। ये है इसका ट्रांसफॉर्म। देखिए कैसा फोटो बना है, फोटो पे ध्यान दो। पहले कार्बन का संख्या की गिनो, सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां बीच में डबल बॉन्ड। बोलेंगे सर क्रॉस है क्या? ये क्रॉस नहीं है, अलग अलग प्लेन में। ये ऐसा है, ये वाला है मान लो ऐसे। ठीक है? तो ये वाला जो है वो ऐसे है, अलग प्लेन। दिखा कैसा? पेन देखिए, ये वाला है मान लो ऐसा, तो ये जो है ना ये ऐसे अलग प्लेन में है। अभी क्लियर हुआ? ये ऐसे टकराया हुआ नहीं है, तो 2D में दिख रहा है ना वैसा, ये ऐसा है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पे H लगाना है, तो ये sp2 है तो इसका वाला H ऐसे, बोलो तीनों 120 पे, और ये वाले कार्बन का H ऐसे। देखिए इसका H ऊपर में राइट, इसका H नीचे में लेफ्ट। या फिर ऐसे देखो, ये कार्बन पे जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है वो लेफ्ट है, और ये वाले कार्बन पे जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है वो राइट है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। दिख रहा है क्या ट्रांस? तो ये साइक्लोऑक्टीन का सिस फॉर्म, ये साइक्लोऑक्टीन का ट्रांसफॉर्म। 8 मेंबर्ड रिंग से आपका सिस ट्रांस शुरू हो जाएगा साइक्लोअल्कीन में। ये 10 कार्बन का है। ठीक है?
और यहां पे हम लगा दिए एक डबल बॉन्ड साइक्लोडेकीन, ठीक है। यहां पे देखिए H H ऐसे रहेगा, तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आप लोग को? सिस फॉर्म में दिखा क्या? पक्का? इसका ट्रांस दिखाते हैं आप लोग को। एग्जैक्टली ऐसे ही फोटो बना दो, एग्जैक्टली ऐसे ही फोटो बना दो और डबल बॉन्ड यहां मार दो। देखिए ट्रांस है, ये अल्कीन बन गया। इस कार्बन पे CH2 ऊपर है, दिख रहा है, और ये वाले कार्बन पे CH2 नीचे है। इस पे H ऐसे होगा और इस पे H ऐसे होगा। देखिए ट्रांस बना। तो ये ऊपर वाला सिस फॉर्म में है और नीचे वाला किस फॉर्म में बाबू? ट्रांस फॉर्म में। तो साइक्लोडेकीन में भी सिस और ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है। इसको देखो, यहां पे डबल बॉन्ड डाल दिए, तो यहां पे H और यहां पे H किस फॉर्म में दिख रहा है? सिस, दोनों H सेम साइड में, राइट साइड में। इसी को अगर इस तरीके से लिख दिया जाए ऐसे, और डबल बॉन्ड यहां लगा दिया जाए, देखो ट्रांस बन गया। ये वाला कार्बन पे CH2 लेफ्ट साइड है और ये वाला कार्बन पे CH2 राइट साइड। इसका H ऐसे, इसका H ऐसे, दिख गया ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स किसको बोलते हैं? देखो तो, ऑक्साइम इसको बोलते हैं क्या? ऐसे है R CH डबल बॉन्ड N और यहां पर OH। बोलिए तो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं टॉटोमेरिज्म के समय, और आप लोगों को बताया था ऑक्साइम का रिएक्शन वगैरह आगे आने वाला है, तो ध्यान रखना है। कैसा होता है? C डबल बॉन्ड N OH, ठीक है। एक तो ये वाला ऑक्साइम समझ लो कि ये वाला जो कार्बन है उसमें एक अल्काइल लगा, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अल्डोक्साइम। अल्डोक्साइम आगे पढ़ेंगे आप लोग कि ये वाला ऑक्साइम एल्डिहाइड से बनता है, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा रहता कार्बन, ये वाला H नहीं रहता, दोनों यहां पे R ही रहता और यहां पे डबल बॉन्ड N OH, इसको बोलते हैं हम लोग कीटोक्साइम। क्लियर? ध्यान रहे क्या बोले? ऑक्साइम में जो कार्बन इन्वॉल्व है, उस कार्बन में अगर H लगा हुआ है देन एल्डोक्साइम, एल्डिहाइड से बना है। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कीटोक्साइम, क्योंकि वो बनता है जब, तो वो कीटोन से बनता है, ठीक है। अब देखो यहां पे भी C डबल बॉन्ड है ना, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। पहले एल्डोक्साइम का देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो C डबल बॉन्ड N, इस कार्बन पे एक लगा हुआ है R और एक लगा हुआ है H, ठीक है, ऐसा है। और इस नाइट्रोजन पे ध्यान से देखो, एक लगा हुआ है OH और दूसरा लोन पेयर है। अरे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इनका, उस sp2 में एक में OH है और एक में कौन है? लोन पेयर है इनका। तो ऐसा लिखेंगे इसको, N यहां पे लिख दिए अगर OH, तो लोन पेयर आपको यहां लिखना पड़ेगा। सही जा रहे? और दूसरा कैसा हो सकता है कि फिर एक कार्बन एक एटम को फिक्स कर लो और दूसरे वाले को पलट दो, तो ज्योमेट्रिकल बनेगा। रिलेटिव डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस तो अलग हो ही रहा है। यहां पे कैसा बनेगा देखो तो, C डबल बॉन्ड N, यहां पर क्या कर दे? सेम कर देते हैं R एंड H, और इस जगह पे लोन पेयर ऊपर कर दो और नीचे में कर दो OH। ये दोनों क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? कैसे डिसाइड होता है? तो ऐसे डिसाइड होता है कि यहां पर आप देखिए तो हाइड्रोजन और OH के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है क्या? है ना। और यहां पे अगर देखो तो हाइड्रोजन और OH के बीच में डिस्टेंस कम हो गया। तो रिलेटिव डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है, स्टीरियो आइसोमर है, तो क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। अब इसका नामकरण किया जाए, जैसे सिस ट्रांस हुआ, जैसे EZ हुआ, इसका नाम कैसा होता है? तो देखें तो, अगर H और OH सेम साइड है तो इसको बोलते हैं हम लोग सिन फॉर्म, SYN सिन फॉर्म। और अगर H और OH अपोजिट साइड है तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी फॉर्म। याद रहेगा, ठीक है। तो याद रखने का तरीका बता देते हैं, दोनों में एक एक H है। कभी कंफ्यूजन होता है ना कि भाई किसको देख रहे हैं आप, H और OH देख रहे हैं कि H और लोन पेयर देख रहे हैं, कंफ्यूजन मेरे को होता था। तो क्या देखना है? दोनों में एक H है, ठीक है। H और OH अगर सेम साइड है तो सिन फॉर्म और अपोजिट साइड है तो एंटी फॉर्म। क्लियर? ये है नाम एल्डोक्साइम का। कीटोक्साइम का बात करते हैं, देखिए जैसे ऐसा है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस C में दो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहे कीटोक्साइम में। ऑब्वियस है कि अगर ये दोनों अल्काइल आप सेम कर दोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ये दोनों अल्काइल को अलग अलग रखना पड़ेगा। बोलो, तो यहां पे मान लो हम ऐसे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं R1 अल्काइल 1, यहां पे R2, ठीक है, और यहां पे N पे OH और यहां पे लोन पेयर, ठीक है। अब क्या यहां H तो है नहीं, तो कैसे नाम करोगे?
OH के हिसाब से देखो, OH के हिसाब से देखो, R1 के साथ वो सिन है, बोलो, और R2 के साथ एंटी है। तो यहां पे लिखेंगे हम आइदर वी कैन राइट सिन R1 और वी कैन राइट एंटी R2, बोथ आर इक्वली गुड। समझ गए? OH के हिसाब से चेक करना है, OH जिसके साइड है वो सिन, OH अपोजिट है अगर जिस अल्काइल के तो वो एंटी। यहां पे फिक्स है, यहां पे H के रिस्पेक्ट में ही देखना है, याद रहेगा। अब इसको अगर पलट देंगे हम तो कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड N, यहां पे मान लीजिए सेमी कर देते हैं, एक कार्बन पे R1 R2, यहां पे है एक लोन पेयर और इस जगह पे है OH, तो इस बार ये OH किसके साथ सिन हो जाएगा, R2। तो इसको हम लोग क्या लिखें, सिन R2 या फिर एंटी R1, एंटी R1। नाम क्लियर? और ऑक्साइड में कैसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ये पूरा क्लियर आप लोग को, पक्का? आगे बढ़े। ये भी आप लोगों को ध्यान हो गया कि अल्डोक्साइम किसको बोलेंगे और कीटोक्साइम किसको बोलेंगे, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछेगा ना, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा बताइए इन चारों में अल्डोक्साइम कौन है, ठीक है। अब अल्डोक्साइम बना कैसे वो एक अलग बात है, लेकिन अल्डोक्साइम पकड़ना तो आ गया ना। पहले तो ऑक्साइम किसको बोलेंगे, C डबल बॉन्ड N और N पे लगा हुआ है एक OH, उसको बोलेंगे ऑक्साइम। अगर उस कार्बन पे दोनों अल्काइल ग्रुप है तो कीटोक्साइम, और अगर एक भी हाइड्रोजन आ गया तो अल्डोक्साइम। अब दोनों H आ गया तब भी अल्डोक्साइम है, बट अगर एक भी H आ गया तो वो क्या है, अल्डोक्साइम, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अलीन्स, अलीन्स किसको बोलते हैं बाबू, जिसमें लगातार डबल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं अलीन्स, लगातार डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इसको बोलेंगे अलीन। तो ये भाई तो ये कार्बन का 4 बॉन्ड तो बन गया। अब ये कोना वाला जो कार्बन है इसमें अभी 2 बॉन्ड बाकी है, और ये वाला कोना में भी अभी 2 बॉन्ड बाकी है, ध्यान देना। तो मान लो यहां पे हम लगा देते हैं ऐसा, एक लगा देते हैं हाइड्रोजन, एक लगा देते हैं R, यहां पर भी एक लगा देते हैं हाइड्रोजन, एक लगा देते हैं R, ठीक है। अब इस एलीन को गौर से आप देखिए, ऐसे अगर आपसे हम पूछे कि ये सिस दिख रहा है कि ट्रांस दिख रहा है, तो आप लोग सब बोलेंगे सिस दिख रहा है सर, बिकॉज H सेम साइड में है, ठीक है। बट यहां पे हम लिखेंगे दैट दिस अलीन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां एक इंपॉर्टेंट कैच है, ध्यान देना। अलीन का एक सिंपल सा रूल है, उसमें लगातार डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप लगातार डबल बॉन्ड देखो कितना लगातार है, लगातार डबल बॉन्ड कितना है, इसमें कितना लगातार डबल बॉन्ड, 2। अगर लगातार डबल बॉन्ड, ध्यान देना, अगर लगातार डबल बॉन्ड इवन हो गया, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो वो अलीन अपना प्लेन छोड़ देगा। मतलब कि ये वाला H और R और ये वाला H और R सेम प्लेन में नहीं होगा, अपना प्लेन छोड़ देगा और वो बन जाएगा नॉन प्लेनर, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। लेकिन अगर लगातार डबल बॉन्ड कैसा है, ऑड, जैसे कि एक डबल बॉन्ड में होता है सिंपल अल्कीन में, ठीक है, ऑड 1 3 5 ऐसा अगर हो गया तो फिर वो एक ही प्लेन में होता है, प्लेनर, ठीक है। थोड़ा समझिए इसको, ध्यान से देखना। इसको बोल देते हैं हम लोग, से फॉर एग्जांपल कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3, ठीक है, ठीक है। कार्बन 1 से शुरू करते हैं, ये है मान लो कार्बन 1, ठीक है, और इसका H और R बोर्ड के प्लेन में है, मतलब H ऐसे है और R ऐसे है। ये वाला हरा, ये वाला हरा, और यहां पे एक कर दो हरा, यहां पे एक सिग्मा कर दो हरा, ये तीनों हरा बोर्ड के प्लेन में है। तो ये जो सफेद वाला है ये ऐसे हुआ, बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोलिए डन, ठीक। तो इसका वाला पाई बॉन्ड ऐसे था, पी ऑर्बिटल ऐसे था जो पाई बॉन्ड बनाया, तो इसका वाला भी ऑब्वियसली पी ऑर्बिटल ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो इसका वाला बोर्ड के प्लेन वाला पी ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बना चुका है, यहां पे दूसरा पाई बॉन्ड है ना, तो ऑब्वियसली ये वाला पाई बॉन्ड जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। बोलिए अगर ये वाला पाई बॉन्ड ये बना चुका है, कार्बन 1 कार्बन 2 पाई बॉन्ड बन चुका है, अब इस कार्बन 2 पे आ जाओ, तो कार्बन 2 का ये वाला तो बन चुका है ना, तो अब ये तीसरा वाला कार्बन के साथ तो ये तो बनेगा नहीं, तो बना चुका है पाई बॉन्ड, तो तीसरा वाला कार्बन कौन बनाएगा, ये ना बनाएगा, बोलो। तो C3 जो है उसका भी ये वाला पी ऑर्बिटल आ जाएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका वाला पाई बॉन्ड ऐसे बना, बोलिए, और इसका वाला पाई बॉन्ड ऐसे बना, ठीक है। अब इसका जब पाई बॉन्ड ऐसे बन चुका है तो इसका H और R जो होगा वो तो ऐसे ना होगा। सो इफ दिस H एंड दिस R, they are in the plane of board,
तो दिस H एंड दिस R विल बी आउटसाइड एंड इनसाइड द बोर्ड प्लेन। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है और ये वाला ऐसे हो सकता है, बोलिए डैश वेज में बाहर और अंदर। क्लियर हुआ ये वाला चीज? ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर ये वाला डिस्टेंस को अगर हम लिखें x, कौन सा डिस्टेंस? R टू R का डिस्टेंस है x, और ये R टू H का डिस्टेंस को हम लिखें y, तो मेरे अनुसार x का वैल्यू y के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला R और ये वाला H बोर्ड के प्लेन में थोड़ी है। ये H ऐसे है बाहर की तरफ, वो R अंदर है। तो बेसिकली ये H जब ऐसे है तो ये R और H का डिस्टेंस और अंदर तो ओवर डिस्टेंस सेम ना हुआ। तो अगर मान लो इसको आप पलट भी दिए, ये R को ऊपर भी कर दिए, ये आउटसाइड द प्लेन है और ये वाला इनसाइड द प्लेन हम बनाए, इस H को आप इधर भी कर दिए और R को उधर भी कर दिए, तो क्या डिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं। तो जब डिस्टेंस बदलेगा ही नहीं तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर थोड़ी हुआ। डन? क्लियर? तो इवन वाला अगर अलीन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है? यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? अलीन्स विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स डज नॉट शो GI, डज नॉट शो GI। क्लियर? मान लो ऐसा रहता C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब यहां पे अगर आप लिखते R और यहां लिखते आप H और फिर यहां पे आप लिखते R और यहां लिखते H, तो अब हम बोलते कि ये सिस फॉर्म में। ये दिखा क्या सब लोग को? ये अब हम क्या बोलते? सिस फॉर्म में। कैसे हो गया? 3 डबल बॉन्ड हो गया ना, तो 3 मतलब ऑड, ऑड का मतलब प्लेनर। अब ये R और H अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ये वाला R और ये वाला H भी बोर्ड के प्लेन में। कैसा फोटो बनेगा इस बार देखो फिर से। ये R है, ये H है, ऐसे गया C1, बोलो C2, C3, C4, वापस। क्लियर हो रहा है? फ्लिप करता है बार बार, है ना? 2 हुआ नॉन प्लेयर, 3 हुआ प्लेनर, 4 हुआ नॉन प्लेयर, 5 हुआ प्लेनर। तो ये अगर सिस फॉर्म में है तो इसी का आप लोग ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। ये बन जाएगा आप लोग से ट्रांसफॉर्म। क्या ट्रांसफॉर्म होगा? ये कोई एक साइड सेम कर दो और दूसरे साइड पलट दो, ठीक है? वो ट्रांस बन गया। तो इस वाले केस में हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2। ठीक है? तो एक बात पक्का हो गया कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तब तो पक्का वो GI नहीं शो करेगा। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो GI शो कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो अल्कीन वाला क्राइटेरिया को फुल कर रहा हो कि ये वाला जो कार्बन है इस पे जो दोनों ग्रुप रहेगा वो डिफरेंट होना चाहिए, और ये वाला जो कार्बन है उस पे जो 2 ग्रुप रहेगा दोनों डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाला जो अलीन है वो GI शो कर सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरेन्स। स्पाइरेन्स, व्हाट इज स्पाइरेन? जैसे अलीन क्या होता है? लगातार डबल बॉन्ड। स्पाइरेन हो गया लगातार रिंग। लगातार रिंग रहेगा और 2 रिंग के बीच में एक कार्बन कॉमन रहेगा। जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं, देखो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइरेन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइरेन। ठीक है? अगर एक ऐसा स्पाइरेन मिलता है जिसमें 2 लगातार रिंग है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिकॉज ये नॉन प्लेयर हो जाएगा। कैसे नॉन प्लेयर होगा समझते हैं। इस कार्बन पे मान लो आप ग्रुप लगाए हुए हैं 2 अलग अलग, एक है R और एक है H, ठीक है? और इस कार्बन पे भी आप 2 ग्रुप लगाए हुए हैं, एक है R और एक है H। अभी अगर आप लोग से पूछे तो आप बोलेंगे सर सिस जैसा लग रहा है, दोनों R सेम साइड है ना? अरे ऐसे लिखा हो सकता है या सीधा ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, तो दोनों आप बोलेंगे दोनों सर सेम साइड लग रहा है मेरे को, ठीक है? बट ये है नहीं वैसा, देखना ध्यान से। दिस कार्बन इज sp3, बोलते जाओ। तो अगर ये वाला दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो ऑब्वियसली ये वाला दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा, एक बाहर होगा और एक अंदर होगा। बोलो समझ में आ रहा है? इफ दिस कार्बन इज sp3, तो फिर अगर ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो ये आउटसाइड या इनसाइड होगा। तो उसको बनाते हैं ऐसे, जैसे ये बना दिए आउटसाइड और ये बना दिए इनसाइड, ठीक है? अब ये अगर आउटसाइड गया है तो आएगा भी यहां पे आउटसाइड ही, और ये आया भी है इनसाइड ही। मतलब कैसा देखो बताते हैं, R और H ऐसे है, R H ऐसे क्या, ठीक है? बोलो। तो जो रिंग है ना वो ऐसे है। क्लियर हुआ?
तो ये अगर बाहर गया, ये अगर बाहर गया तो बाहर से नहीं अंदर आएगा, ये अगर अंदर गया तो अंदर से बाहर आएगा। देखो ये फोटो बनाया हम यहाँ पे, क्लियर। अब देखो फिर से इस कार्बन पे आ जाओ, ये वाला कार्बन येट अगेन दिस इज sp3 एंड इफ दिस इज sp3, अगर ये वाला बॉन्ड आउटसाइड इनसाइड है तो ये दोनों बॉन्ड प्लेन में होगा, बाहर अंदर हो गया तो ये बोर्ड के प्लेन में आ गया वापस, क्लियर। तो ये वाला बोर्ड के प्लेन में, ये जो दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपरली बोर्ड के प्लेन में। फिर ये वाला कार्बन पे आ जाओ, अगेन दिस कार्बन इज sp3, तो अगर ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में हैं तो R और H वाला आउटसाइड इनसाइड होगा। तो आउटसाइड इनसाइड में हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि ये हो जाए R आउटसाइड और ये H हो जाए इनसाइड। तो आप लोग खुद बोलिए, ये H और R बोर्ड के प्लेन में है, ये H और R बाहर और अंदर है, तो ज्योमेट्रिकल शो होगा क्या? फिर से अगर ये R का डिस्टेंस R से देखोगे, R का डिस्टेंस H से देखोगे तो सेम निकल के आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? इट डज नॉट शो GI, ठीक है। स्पाइरेंस विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी इवन नंबर ऑफ रिंग डज नॉट शो GI। ये वाला GI शो करेगा ना? अब बोलो, वापस उस रिंग में आ गया। मान लो कि यहां पे हम लिखे R, यहां पे लिखे H, तो ये वाला तो आउटसाइड गया, ये वाला आउटसाइड से आया भी, ये अंदर चला गया बोर्ड के, ये अंदर से बाहर आया और वापस से ये वाला रिंग बोर्ड के प्लेन में आ गया। फिर से देखो ये वाला कार्बन को, जब ये रिंग बोर्ड के प्लेन में है तो ये वाला आउटसाइड गया, ये वाला इनसाइड गया, आ रहा है समझ में? और ये वाला अंदर से बाहर आया और ये वाला बाहर से अंदर आया, ठीक। अब जब ये वाले कार्बन में आउटसाइड इनसाइड ये दोनों बॉन्ड, तो फिर ये वाला R और ये वाला H बोर्ड के प्लेन में होगा, और ये मेरे को दिख रहा R दोनों ऊपर, यानी किस फॉर्म में है? ये सिस फॉर्म में। तो इसका हम लोग ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में सिर्फ क्या चेंज करना है आप लोगों को? एक को सेम रख दो, एक को पलट दो, क्लियर। जस्ट लाइक अलीन्स, स्पाइरेंस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है। कंडीशन क्या है? अलीन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा तो पक्का ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑड वाले में ज्योमेट्रिकल हो सकता है। यहां भी स्पाइरेंस में इवन नंबर ऑफ रिंग अगर रहेगा तो पक्का ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ऑड वाले में हो सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स, ये हम लोग का आखिरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वैरायटी, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। देखना, ध्यान देना। जैसे हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं यहां पे, और साइक्लोहेक्सेन में किसी दो कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। मान लो ऐसे बना दिए, यहां पे कुछ लिख दिए R, यहां भी लिख दिए R। तो ध्यान देना, हम लोग को पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए वो बॉन्ड के अलोंग ओरिएंटेशन देखते हैं जिसके अलोंग रोटेशन हिंडर्ड होता है, रोटेशन अलाउड नहीं होता है। तो आप लोग को दिख रहा है कि ये वाला बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड नहीं है, बिकॉज ये रिंग का पार्ट है ना। या तो उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए या पीछे से कनेक्शन होना चाहिए रिंग का। तो यहां पे क्या है? पीछे से कनेक्शन है रिंग का, तो यहां पर भी बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां पर भी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अगर कोई बोले कि सर किस केस में ज्योमेट्रिकल होगा साइक्लोअल्केन में, अगर कोई एक कार्बन पे R लिखा हुआ रहेगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा, बिकॉज इसके पास तो R और H दो अलग अलग ग्रुप है, लेकिन क्या किसी और एटम के पास R और H दो अलग अलग ग्रुप है? सबके पास दो H है भाई। दोनों में, अल्कीन में भी हम लोग दोनों कार्बन में चेक किए थे ना कि दोनों कार्बन में जो दोनों ग्रुप है वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। सिमिलरली यहां भी आपको कम से कम दो कार्बन ऐसा चाहिए जहां पे दो ग्रुप अलग अलग लगा हुआ है, तो ये नहीं शो करेगा, क्लियर है। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये शो करेगा, बिकॉज इसमें आप देखो ये वाले कार्बन में एक R एक H और यहां पर भी एक R एक H, तो दो कार्बन आपको मिल गया विथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। इसको लिखने का प्रोजेक्शन कुछ होता है, जैसे इसको एक बार देखो, ऐसे इसको ऐसे लिख दिया हम, ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। और ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन पे R और H है, तो उसको सीधा ऐसे लिख दिया, ठीक है। R R H H, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा सिस फॉर्म, दिखा क्या? दोनों R ऊपर, दोनों H नीचे। ये कैसा फोटो आप लोगों को बता देते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन इस प्लेन में है, जमीन वाले प्लेन में, और ऐसे ऐसे R और H, R और H, ठीक है। इसका ट्रांस बनाने के लिए बोला जाएगा, बन जाएगा, बनेगा। कैसे बनेगा? तो एक वाले पे तो भाई फिक्स कर लो, ये R और ये H फिक्स हो गया, और दूसरे वाले पे H और R स्वैप मार दो, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म। ये एक प्रोजेक्शन है, ठीक है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। दिस इज कॉल्ड हैवर्थ प्रोजेक्शन।
इस चैप्टर में इसका नाम का इंपॉर्टेंस नहीं, आगे जरूरत पड़ेगा। हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। इसका एक डैशवेज प्रोजेक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं। एग्जैक्टली इसका कैसे लिखेंगे, यहां देखिए, बिकॉज दीज टू कार्बन एटम्स आर sp3, if the ring is in the plane of board then obviously R and H will be outside inside the board होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन बनाए, इसमें हम लिख दिए ऐसे R। अच्छा, R अगर बाहर लिख दिए तो H लिखने का जरूरत भी नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट H अंदर हो गया, ठीक है। और यहां पर भी मान लो हम लिख दिए R ऐसे आउटसाइड द प्लेन, तो बाबू ये सिस फॉर्म दिख रहा है आप लोग को, दोनों R आउटसाइड द प्लेन है, तो ये सिस फॉर्म हो गया, बोलते जाओ। और इसका ट्रांसफॉर्म बनाना अगर चाहें हम लोग तो कैसा बन जाएगा, ये R ऐसे है और ये वाला अंदर हो गया R, ये हो गया क्या, कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अगर ये हैवर्थ प्रोजेक्शन हो गया, और इस प्रोजेक्शन का नाम क्या आप लोगों को तो पता ही है, तो क्या बोलते हैं, डैश वेज प्रोजेक्शन, डैश वेज प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अगर ये वाला कंपाउंड आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए इसमें कि नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, द आंसर विल बी 2। नंबर ऑफ जीआई कितना होगा इसमें, 2। जरूरी नहीं है कि दो सब्स्टिट्यूएंट पे हो, वो अगल बगल के कार्बन पे भी हो, दूर भी हो सकता है। जैसे इसको देखिए, ऐसे है और एक यहां पे हम लगा दिए, मान लो Cl, और यहां पे लगा दिए Cl, ये भी जीआई शो करेगा। कैसे करेगा जीआई शो, देखो इसमें ऐसे कर देते हैं, ऐसे है, तो ये Cl आउटसाइड द प्लेन और ये वाला Cl भी आउटसाइड द प्लेन, कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। और फिर दूसरा में एक Cl आउटसाइड द प्लेन और दूसरा वाला Cl इनसाइड द प्लेन, ये कौन सा केस हो गया, ट्रांस। तो इसमें भी अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2। सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, हम 6 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं, बट दिस एप्लीकेबल फॉर 3 मेंबर्ड, दिस एप्लीकेबल फॉर 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, किसी भी रिंग में ये वाला चीज एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड कि 2 कार्बन एटम ऐसा होना चाहिए जिसपे 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो। अगर आपको ऐसा एक कंपाउंड दे दिया जाए कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, जब तक 2 ठो रहता है ना, तब तक उसका नाम भी होता है सिस ट्रांस। 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने पर नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंस है नंबर का कि कितना जीआई होगा इसमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखो 3 जब CH3 है तो एक हम पॉसिबिलिटी मान लेंगे कि ये तीनों एक ही प्लेन में, चाहे तो बाहर तीनों चाहे तो अंदर, तीनों सेम साइड, तीनों सेम साइड। उसका कितना केस हुआ, 1। बाबू तीनों बाहर या तीनों अंदर तो एक ही बात हुआ ना, रिलेटिवली तो एक दूसरे के साथ सेम डिस्टेंस है। अब दूसरा केस कि इन तीनों में से कोई 2 एक साइड है और तीसरा वाला अपोजिट साइड है, बुझाया। तो कोई 2 एक साइड में 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, या तो 2 एक साइड में दोनों ऑर्थो वाला हो एक साइड, और ये तीसरा वाला अपोजिट साइड, बोलिए। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 2 मेटा वाला जो है ये हो जाए सेम साइड और ये बीच वाला अपोजिट साइड। तो वैसा वैसा पॉसिबिलिटी कितना होगा, 2। कुल मिलाया कितना हो गया, 3। ये आया समझ में आप लोग को कि नंबर ऑफ जीआई इसमें कितना निकल करके आएगा, 3। इसमें कोई नाम नहीं है, ठीक है। कैसे निकाल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, सेम साइड अपोजिट साइड करके। अब इसमें मेरे को निकालना है नंबर ऑफ जीआई। एक तो मेरे को लग रहा है फिर से कि ये तीनों CH3 सेम साइड हो जाएगा, या तीनों बाहर या तीनों अंदर, ठीक है। वैसा पॉसिबिलिटी कितना, 1, वैसा तो एक ही रहेगा ना। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इन 3 में कोई 2 एक साइड रहेगा और तीसरा वाला अपोजिट साइड रहेगा, ठीक है। तो कोई 2 एक साइड रहेगा, उसमें कोई 2 कौन कौन सा हो सकता है। पहला केस वो दोनों ऑर्थो वाला होगा, एक केस, बोलते जाओ। देन वो दोनों मेटा वाला होगा, दिखा, दूसरा केस। एंड देन वो दोनों पैरा वाला होगा, तीसरा केस। तो वैसा वैसा कितना केस हुआ, 3। कुल मिला के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हुआ, 4। एक तो पॉसिबिलिटी हो गया कि तीनों एक साइड होगा, और फिर इन तीनों में से कोई 2 एक साइड, तो वैसा वैसा 3 कॉम्बिनेशन आएगा, F और Cl एक तरफ, F और Br एक तरफ, और Br और Cl एक तरफ। तो ये हो गया 3। तो कुल मिलाया कितना हो गया, 4। ये वाले केस में क्या होगा, तो एक तो हो गया तीनों एक तरफ, 1 हो गया, प्लस इन 3 में से कोई 2 एक तरफ। ऐसा पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है कि 2 होगा, है ना। एक तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों मिथाइल हो जो एक साइड रहे,
और ऐसा हो सकता है कि एक मिथाइल हो और एक इथाइल हो। एक तो ये हो सकता है कि ये चारों एक तरफ हो, तो उसको 1 लिख देते हैं, चारों एक साइड। अब इन 4 में से कोई 3 एक तरफ हो, एक तो क्या चारों एक तरफ हो, अगला पॉसिबिलिटी क्या होगा, कोई 3 एक तरफ हो। अब कोई 3 एक तरफ में एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा, देखो तो, है ना, कोई 3 में कोई भी 3 अगर आप उठा लो, कोई भी 3 रैंडमली आप उठा लो, वो तीनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होगा वो सेम रहेगा, यानी कि वैसा वैसा कितना पॉसिबिलिटी हुआ, 1 प्लस अब क्या रहेगा, कोई 2 एक तरफ और बचा हुआ 2 एक तरफ, ठीक है, तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि दोनों ऑर्थो वाला एक तरफ, तो इधर वाला भी दोनों ऑर्थो एक तरफ बाय डिफॉल्ट, बोलो, फिर दोनों मेटा वाला एक तरफ, तो ये दोनों मेटा वाला भी एक तरफ बाय डिफॉल्ट, देन दोनों पैरा वाला एक तरफ, तो बाकी दोनों पैरा वाला एक तरफ बाय डिफॉल्ट। तो इसमें कितना पॉसिबिलिटी हुआ, 3, कुल मिलाकर के 5, 5।